अच्छा जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, रूबी का गहना उसे दे दीजिए। घर में शादी है, इतनी सारी औरतें आई हुई हैं, सब सर से पाँव तक गहनों से लदी हैं, और बेचारी रूबी के पास एक भी गहना नहीं है। अच्छा लगता है क्या आपको? हाँ, अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे अच्छा लगता है या नहीं। ये बात तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाई? एक छोटी सी बात पर बहस हो गई थी रमेश जी और कांता जी में। असल में रमेश जी और कांता जी का बेटा आलोक, उनका ना किसी नौकरी में मन लगता, ना किसी बिजनेस में। उसके सपने थे कुछ भी करो और ढेर सारा पैसा कमाना। कोई नौकरी करता तो तुरंत चाहता उसका प्रमोशन हो जाए या सैलरी अच्छी खासी हो जाए, और अगर कोई बिजनेस खोलता तो चाहता कि वो एकदम से जल्दी से चल पड़े। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नौकरी हो या बिजनेस, दोनों में मेहनत, दिमाग और लगन की जरूरत होती है, जो शायद आलोक में बिल्कुल ही नहीं था, जिसके चलते वो ना कोई नौकरी ढंग से कर पाता, ना ही कोई बिजनेस कर पाता। ऊपर से जाने किस मजबूरी के चलते उसने अपनी पत्नी रूबी के सारे गहने गिरवी रख दिए थे, और एक बार भी घर में किसी से पूछा भी नहीं। यहाँ तक कि रूबी ने भी घर में किसी को भी ये बात बताने की जरूरत ही नहीं समझी, ना ही अपने ससुर रमेश जी को, ना ही सास कांता जी को। रमेश या कांता जी को ये बात तब पता चली जब सारे गहने नीलाम होने वाले थे। जैसे ही पेपर घर पहुंचा और रमेश जी के हाथों में आया, इसे पढ़ के उनके होश उड़ गए। मतलब 1 साल से गहने गिरवी रखे हुए थे, कितने महीनों से उसकी किस्त भी नहीं भरी जा रही थी, जिसके चलते हालत ये हो गई कि गहनों की नीलामी होने वाली थी। लेकिन ये बात घर में किसी को भी नहीं पता थी। गुस्से में रमेश जी रूबी और आलोक के पास जाते हैं और चीखते हुए कहते हैं, आलोक, तुम्हें जरा भी शर्म आई? अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखते हुए? अरे, इतनी ओछी हरकत करने से पहले तुम डूबकर मर क्यों नहीं गए? हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो तुमने किया है। ऊपर से तुमने कितने महीनों से किस्त भी नहीं भरी, जिसके चलते अब तो ये सारे गहने हाथ से गया ना। हाँ तो जाने दो ना पापा, हमारे गहने हैं, मेरी पत्नी के गहने हैं, जाने दो। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपसे तो बोला नहीं ना हमने किस्त भरने के लिए। हमने कोशिश की गहने छुड़ाने की, नहीं छूट पाया। हो जाने दो नीलाम। बड़े ही ढिठाई और बेहयाई से बोल पड़ा आलोक, और बोलते हुए निकल गया। उसकी बदतमीजी को देख खून का घूंट पीकर रह गए रमेश जी। आलोक के जाने के बाद उन्होंने रूबी से कहा, बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, क्या तुम्हारे अंदर भी इतनी अकल नहीं थी जो तुमने अपनी सारी ज्वेलरी उठाकर आलोक को दे दी? तुम्हें पता है ना, स्त्रियों का गहना ही उनका स्त्री धन होता है। तुमने अपना स्त्री धन ही उसे पकड़ा दिया, बिना कुछ सोचे समझे। दिया तो दिया, उसे नीलाम होने तक को छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर? पापा जी, अब क्या करूं? कोशिश तो किया ना उन्होंने छुड़ाने की, नहीं छुड़ा पाए गहने। नहीं छुड़ा पाए से क्या मतलब है? कहीं से कुछ करो, व्यवस्था करो, अपने गहने छुड़ाओ। पापा जी, हमने पूरी कोशिश कर ली, हमसे नहीं हो पा रहा है, जाने दीजिए। किस्मत में लिखा नहीं है तो नहीं मिलेगा, हो जाने दीजिए नीलाम। आलोक की ही भाषा बोल रूबी भी चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे नीलाम होने का नाम सुनकर दोनों पे कोई असर ही नहीं हो रहा। दोनों ने तो उसे खत्म ही समझ लिया है। लेकिन रमेश जी घर की इज्जत को ऐसे कैसे नीलाम होने दे सकते हैं? कितने अरमानों से उन्होंने ये सारे गहने अपनी बहू के लिए बनवाए थे, इस दिन के लिए नहीं कि वो ऐसे नीलाम हो जाएंगे। बहुत सोचकर रमेश जी ने रूबी से वो सारे कागज मांगे। उन्होंने सोचा, जब नीलाम होना ही है, गहने को तो मैं ही छुड़ा लेता हूँ, कम से कम घर के गहने घर में रह जाएंगे। रूबी ने भी सारे कागज चुपचाप रमेश जी को पकड़ा दिया। अगले दिन ही रमेश जी सारे गहने छुड़ाकर घर लाते हैं और रूबी को ना देते हुए अपनी पत्नी कांता जी को देके कहते हैं, कांता, ये सारे गहने संभाल के रख लो, इसी गलती से भी आलोक या रूबी को मत देना। लेकिन क्यों जी, ये गहने तो उनके हैं ना? नहीं, ये गहने उनके थे, इसे मैंने पूरे पैसे देकर लिए हैं, इसलिए अब ये मेरे हैं। मैंने जो उनके लिए गहना दिया था वो तो उन्होंने नीलाम कर दिया। कहते हुए गला रूंध गया था। रमेश जी ही जानते थे जब सपना टूटता है तो कैसा लगता है। एक तो बेटा नालायक निकला, ऊपर से गहने बेचने पर निकल आया। ऐसी स्थिति हो गई उसकी। घर में बड़ी फैमिली थी। रमेश जी अपने भाई उमेश के साथ रहते थे।
कुछ दिनों बाद उमेश की बेटी की शादी भी पड़ी थी। धीरे धीरे शादी पास आ गई। पूरा घर मेहमानों से भर गया। सारे रिश्तेदार, औरतें सब इकट्ठा हो गए। सारी औरतों के बीच में कांता जी बार बार अपनी बहू रूबी को ही देखे जा रही थी, जो सारी औरतों के सामने बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही थी। उसने ना तो ढंग के कुछ कान में डाल रखे थे, ना ही हाथों में था। जो नॉर्मली डेली यूज के गहने होते वो भी उसने नहीं पहन रखा था। कांता जी को रूबी के ऊपर बहुत ही तरस आ रहा था। वो बाकी औरतों को देखती हैं जो सर से पांव तक गहनों से लदी थीं, और वहीं उनकी बहू, ऐसा लगता कि उसके पास गहने ही नहीं हैं। हालांकि घर में या रिश्तेदारों में किसी को ये नहीं पता था कि रूबी के गहने नीलाम हो चुके हैं। बस इसी बात की थोड़ी गलीमत थी। सब लोगों को ऐसा लगा गर्मी के चलते रूबी गहने नहीं पहन रही है। लेकिन औरतें तो औरतें, कुछ औरतें बार बार रूबी को कहती, बहू कुछ तो डाल लो, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे शादी के घर में तुम खाली खाली लग रही हो। अब रूबी उन्हें क्या ही बताए, बस सबसे एक ही बहाना करती, नहीं बहुत गर्मी है, मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन आखिर ये बहाना कब तक चलेगा? शादी के दिन तो पहनना ही पड़ेगा। जिसके चलते उसने आर्टिफिशियल लाकर रखे हुए थे पहनने के लिए। जैसे ही ये बात कांता जी को पता चली, वो परेशान हो गई। भागते हुए रमेश जी के पास गई और उनसे बोली, देखिए मेरी बात सुनिए, इस समय आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। धीरे धीरे सारी औरतें बार बार बहू को गहने के लिए बोल रही हैं। आप समझ सकते हैं ना, अगर वो गहने नहीं पहनेगी तो लोग चार बातें उठाएंगे, समाज में हमारी इज्जत चली जाएगी। कांता, तुम क्या चाहती हो? मैं गहने उन्हें वापस कर दूं? तुम्हें पता है ना, जो इंसान एक बार गहने को बेच सकता है वो दोबारा भी उसे बेचने में जरा भी संकोच नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में ये रहेगा कि पापा तो हैं ही ना, छुड़ा लेंगे। और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने किस तरह से ये गहने छुड़ाए हैं। उन बेशर्मों ने तो एक मिनट भी नहीं लगाया ये कहने में कि नीलाम हो जाने दो गहनों को। उनका घमंड तो देखो, उनके बोलने का तरीका तो देखो। और वो आलोक, उसे अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा उसकी पत्नी किस हालत में है सबके सामने। और खुद रूबी अपने करने की सजा भुगत रही है। अगर अभी हमने तरस खाकर गहने वापस दे दिए तो फिर दोबारा मिलने वाले नहीं। उसकी एक बेटी है, ये तो सोचो। गहने मैंने रखे हैं तो खुद के लिए नहीं रखे। मुझे क्या ही करना गहनों का, लेकिन अब इनके ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए वो गहने उठाकर मैंने उसकी बेटी के लिए रख दिया। कल को वो भी बड़ी होगी, उसकी भी शादी होगी, उसे भी गहनों की जरूरत पड़ेगी। इनकी ऐसी हालत रहेगी तो कहाँ से अपनी बेटी के लिए कुछ बचा पाएंगे। इसलिए मैंने उसकी बच्ची के भविष्य के लिए वो गहने रख दिए, क्योंकि अब इनके ऊपर तो भरोसा करना मतलब खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। लेकिन अभी के लिए तुम्हारी बात भी सही है। मैं सोच रहा हूँ इसे इसके गहने ना देकर तुम अपने गहने दे दो पहनने के लिए। तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत सारे हैं, ताकि तुम शादी के बाद अपने गहने उससे हक से मांग सकोगी। अगर हमने उसके गहने वापस दे दिए तो ना हम मांग पाएंगे और ना वो दोबारा उसे देने वाली है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम अपने ही गहने उठाकर उसे दे दो पहनने के लिए। अभी कांता जी रमेश की बात चल ही रही थी कि तभी रूबी और आलोक भी आ जाते हैं। आलोक कहता है, पापा आपने रूबी के गहने छुड़वाए थे ना, उसमें से कुछ गहने निकाल कर रूबी को दे दीजिए उसे शादी में पहनने के लिए। कौन से गहने आलोक? गुस्से में बोल पड़े रमेश जी। कौन से गहने की बात कर रहे हो? गहने तो तुम लोगों ने नीलाम होने के लिए छोड़ दिया था ना, फिर कौन से गहने? क्या पापा कैसी बातें कर रहे हो? अपने बेटे के साथ ऐसी हरकत करेंगे आप? गहने छुड़ाए हैं तो दे दो ना। आप छुड़ाओ मैं छुड़ाऊं, बात एक ही है ना। कैसे बात एक है? तेरी जबान से निकली भी कैसे कि बात एक है? मेरे ऊपर आफत भी आ जाती ना तो भी मैं अपनी पत्नी के गहने रखने में 1000 बार सोचता। तू तो कमीना है। ऐसी कौन सी आफत आई थी तेरे ऊपर जो तूने बिना किसी से पूछे गहने रख दिए गिरवी और नीलाम होने तक के लिए छोड़ दिया था? पापा प्लीज, घर में इतने मेहमान आए हैं, आप सबके सामने बवाल मत करो। नहीं देना है मत दो। जाओ रूबी, और कोई पूछे तो बोल देना गहने मेरे ससुर जी ने लेकर रख लिए हैं। कितना बदतमीज लड़का है ये। यही संस्कार दिए इसने हमने। बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं इसे। इतना नीचे गिर सकता है।
इसी चक्कर में मैं इसे गहने देने से 1000 बार सोचता हूँ। बिल्कुल भी इसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं रह गया। अगर तुम्हें गहने चाहिए तो जाओ, पैसे लेके आओ। मैंने पैसे दे के छुड़ाए हैं, लाओ मेरे पैसे। इसके बाद उस गहनों पर हक जताना। पापा, आप क्या ही करेंगे गहने का? क्यों बवाल कर रहे हो आप? मैं इन गहनों का जो भी करूं, लेकिन किसी भी कीमत पर तुझे तो नहीं देने वाला। तुझे चाहिए तो मेरे पैसे ला वापस कर। एक बार में नहीं हो पा रहा तो थोड़े थोड़े पैसे देकर एक एक गहने लेके जा। बहुत ढील दे दी मैंने तुझे, बहुत छूट छोड़ दिया। हमारे लाड प्यार का ही नतीजा है कि तू आज मेरे सामने खड़े होकर बदतमीजी से बातें कर रहा है, जबान लड़ा रहा है। शर्म नहीं आ रही तुझे? बहुत ही चीखने चिल्लाने के बाद भी जब आलोक को लगा कि अब उसे गहने नहीं मिलने वाले हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। रूबी आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है। रमेश जी की नज़र जब रूबी पर गई तो उन्होंने कांता जी को देखा और इशारों में ही कहा, जाओ इसे अपने गहने लाके दे दो। कांता जी अपने गहने लेकर आई। रमेश जी ने कहा, बहू, जितनी गलती आलोक की है उतनी ही गलती तुम्हारी है। सास ससुर इतने भी खराब नहीं होते कि मुसीबत में उनसे बात ना किया जा सके, उनसे कोई राय ना ली जा सके। तुमने ये बातें हमसे छुपाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। फिलहाल अभी के लिए तुम अपनी सास के गहने ले जाओ, पहनो। शादी का घर है, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने पति को भी समझा देना कि अगर उसे गहने लेने हैं तो पहले पूरे पैसे चुकाए, नहीं तो भूल जाए अपने गहनों को। कहते हुए रमेश जी बाहर चले जाते हैं। इधर रमेश जी की बातें सुन कांता जी ने भी मुंह बना लिया। रूबी के जाने के बाद रमेश जी वापस कमरे में आते हैं और कांता जी का उदास चेहरा देखकर कहते हैं, कांता, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी। इस समय तुम्हें बेटे बहू पर तरस आ रहा, लेकिन मेरी नज़र से देखो, मैं बाप हूँ, दुश्मन नहीं। अगर आज मैंने उसे आसानी से गहने दे दिए तो फिर से ऐसी हरकत करने से पीछे नहीं हटेगा। अगर मेरे इतना टाइट होने से वो थोड़ा भी समझ जाए, उसके अंदर थोड़ा भी आत्मसम्मान होगा, तो अपनी पत्नी के लिए या तो गहने बनवाएगा या पैसे देकर सारे गहने ले जाएगा। इससे कम से कम ये तो होगा ना कि वो अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा। उसको अपनी जिम्मेदारी महसूस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके लिए मुझे उसकी नज़रों में बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। आखिर बाप हूँ, उसकी भलाई मेरे से ज़्यादा भला कौन जान सकता है। इस घटना के बाद भी अगर वो संभल जाए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को समझने लगे, उनकी ज़रूरत को पूरा करने लगे, 2 पैसा खुद अपने पास रखने लगे, उस दिन मैं समझ जाऊंगा मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया है। और तुम्हारी कसम, ये गहने क्या, मैं और भी गहने बनवाकर रूबी को दे दूंगा। हमारा उन दोनों के सिवा है ही कौन। फिलहाल तब तक के लिए मेरा ये कदम सही है। कांता जी ने भी सोचा, कहीं ना कहीं रमेश जी सही कह रहे हैं। जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए माँ बाप को थोड़ा बुरा बनना ही पड़ता है। इधर अंदर जाकर रूबी आलोक से खूब लड़ती है, उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। आलोक, अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम अपनी पत्नी के खर्चे उठा सको तो छोड़ दो मुझे। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीना। इतनी जिल्लत वाली जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं जीना। तुम देख कैसे सकते हो? इस घर में और भी औरतें आई हैं, सबको देखो, मुझे देखो। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हो रहा कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है? पत्नी से इतनी जिल्लत सुनने के बाद और माँ बाप की बेरुखी से आलोक ताव में आकर घर छोड़कर चला जाता है, ये कहते हुए कि जब तक मैं तुम्हारे गहने वापस ना दिला दूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। घर में आलोक ने कह दिया कि उसे अचानक से इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा, इसलिए शादी छोड़ तुरंत ही चला गया। कांता जी बेटे के जाने से दुखी हो गई थी, लेकिन रमेश जी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते कि अब उनके बेटे को सही राह दिखा दो। पूरे 1 साल तक आलोक बस रूबी से ही बात करता रहा। बेटे की आवाज़ सुनने के लिए रमेश जी और कांता जी दोनों ही तरस गए थे, लेकिन मन में उन्हें कहीं ना कहीं ये तसल्ली भी थी कि अब उनका बेटा सही राह पर चल पड़ा है। दोस्तों, क्या रमेश जी का फैसला सही था? क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।